और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विकास भैया, क्यूरियस एकेडमी से। तो बच्चों, आज आप जानते हैं कि इस साल जो आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है 12th क्लास का, उसके अंदर कुछ इस साल नए टॉपिक ऐड करे हैं सीबीएसई बोर्ड वालों ने। और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि कम से कम 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आए हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। अभी जो लास्ट आपने प्री बोर्ड दिया, उसके अंदर भी आपने देखा कि कुछ पैराग्राफ और कुछ क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट उन नए टॉपिक से उठकर आए हैं। तो इसलिए बच्चों, ये नए टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज बच्चों, ये जो क्लास है, इसके अंदर मैं आपको नए टॉपिक्स करवाने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चों, कम से कम 10 से 15 टॉपिक हैं जो ये ऐड हुए हैं इसके अंदर, नए टॉपिक्स। और आज इस क्लास के अंदर मैं आपको जितने भी टॉपिक ऐड हुए हैं टोटल, उसका एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि भाई किस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता हूँ तो उसके अंदर भी बुक स्टार्ट करवाने से पहले, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, तो मुझे पूरी बुक का एक ओवरव्यू देना पड़ता है कि इस पूरी बुक के अंदर हर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों, इन सभी टॉपिक्स का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपके माइंड में एक पूरी पिक्चर सेट हो जाए कि भाई हम इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब एक बार ये इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चों मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को हम बहुत डीपली करेंगे, हर एक टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड करेंगे, हर एक लाइन उसकी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक के साथ आपको क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, तो आइए आज इंट्रोडक्शन क्लास हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जो भी आपके टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसमें आप जानते हैं बच्चों कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर 2 किताबें हैं। जो पहली किताब है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो बच्चों, इसके अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है, द्विध्रुवता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो उसके अंदर एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसे बोलते हैं अरब स्प्रिंग। अब बच्चों, आप जानते हो कि आपने भाई सेकंड चैप्टर पढ़ा था दो ध्रुवता का अंत, कि किस प्रकार से जब हमारा शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो पूरी दुनिया 2 ग्रुप के अंदर बढ़ गई थी। एक अमेरिका और उसके दोस्त उसका ग्रुप, एक सोवियत संघ उसके दोस्त उसका ग्रुप। तो बच्चों, ये जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था द्विध्रुवता का अंत, इसके अंदर में हमने यही पढ़ा था कि सोवियत संघ का सिस्टम क्या था, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। और स्टार्टिंग में तो सोवियत संघ बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि 1980-90 तक आते आते सोवियत संघ कमज़ोर पड़ गया, और जो सोवियत संघ छोटे छोटे 15 देशों का एक बड़ा देश था, वो 1990-91 के अंदर टूट गया। तो जो उसी के अंदर एक टॉपिक ऐड किया गया है अरब स्प्रिंग। तो बच्चों, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं अरब स्प्रिंग क्या है। तो आप देखोगे कि अरब स्प्रिंग स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 वर्ड दे रखे हैं, एक दे रखा है अरब और एक दे रखा है स्प्रिंग। बच्चों, अरब एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारा पश्चिम एशिया के अंदर पड़ता है और उत्तर अफ्रीका के अंदर पड़ता है। इसके अंदर कुछ ऐसे देश आते हैं जहाँ पर अरेबियन भाषा बोली जाती है, तो उसी क्षेत्र को हम अरब कंट्रीज कहते हैं, अरब क्षेत्र कहते हैं। और स्प्रिंग मतलब होता है क्रांति। तो मतलब अरब देशों के अंदर सन 2009 और 2010 के आसपास कुछ आंदोलन हुए। जो आंदोलन हुए वो आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि इन देशों की जनता वहाँ पर बेरोजगारी से बहुत परेशान थी, वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं था, वहाँ पर वस्तु की कीमतें बढ़ती जा रही थी, उससे जनता बहुत परेशान थी। और उसके बाद वहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा था, उससे बहुत जनता परेशान थी। और यहाँ पर कुछ निरंकुश तानाशाह शासक थे। जैसे आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर जर्मनी के निरंकुश तानाशाह थे, बेनिटो मुसोलिनी इटली के तानाशाह थे, हिटलर जर्मनी के थे। तो ऐसे तानाशाही शासक जो थे, इसी प्रकार के तानाशाही शासक इन अरब देशों के अंदर भी थे। तो इन्हीं चीज़ों से जनता ने परेशान होकर 2009-10 के आसपास बच्चों यहाँ पर कुछ आंदोलन किया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की मांग रखी। तो बच्चों, इसी क्रांति को बोलते हैं अरब स्प्रिंग। ओके बच्चों, तो ये अरब स्प्रिंग है। जब इस टॉपिक को मैं आपको करवाऊंगा, सबसे पहले यही टॉपिक हम करने वाले हैं। तो जब इस टॉपिक को मैं आपको करवाऊंगा तो हम डीपली पढ़ेंगे कि अरब स्प्रिंग क्या था, ये किस देश से प्रारंभ हुआ और क्या क्या यहाँ पे लोगों की मांगे थी, और इस क्रांति से पश्चिम एशिया के देशों में और पूरी दुनिया के अंदर क्या परिवर्तन आया, पूरी दुनिया के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो बच्चों हम डीपली इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक सेकंड में हाईलाइटर थोड़ा क्लिक कर लूँ। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे शक्ति के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो एक बच्चों आपका चैप्टर था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आपकी फर्स्ट बुक के अंदर। तो उसी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र
का नाम चेंज करके शक्ति के नए केंद्र कर दिया है, लेकिन दोनों मिलते जुलते नाम है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बच्चों आप जानते हो कि जैसे ही 1990-91 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो सोवियत संघ छोटे छोटे 15 देशों का एक ग्रुप था, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस टाइम दुनिया के अंदर एक ही महाशक्ति, एक ही पावर बची, और वो कौन था? अमेरिका, यूएसए। तो बच्चों लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अमेरिका तो चलो महापावर बन गया, एक महाशक्ति बन गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है दुनिया के अंदर कि जो एक महाशक्ति है वो हमेशा महाशक्ति बना रहेगा। भाई एक टाइम ब्रिटेन भी था जिसकी पूरी दुनिया के ऊपर दबदबा था, लेकिन आज आप देख लो, आज ब्रिटेन का दबदबा इतना ज़्यादा दुनिया पे नहीं है। तो ऐसे ही अमेरिका महाशक्ति तो बना, लेकिन बच्चों जैसे जैसे टाइम बीता तो अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी दुनिया में ताकतवर बनते चले गए। तो वो कौन कौन से देश थे, कौन कौन से संगठन थे जो दुनिया के अंदर अमेरिका के अलावा ताकतवर बने? उन्हीं संगठनों के बारे में, उन्हीं देशों के बारे में इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बच्चों कुछ नई चीज़ें ऐड की गई है, जिसमें बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर ऐड किया गया वो क्या है? ब्रिक्स। आप जानते हो बच्चों ब्रिक्स 5 देशों का एक हमारा संगठन है, जिसमें बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो बच्चों इन 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स, जो मेन अपने आर्थिक सहयोग पर काम करता है। कई 5 देश मिलकर आर्थिक सहयोग करेंगे और एक दूसरे देश का विकास करने में सहायता करेंगे। तो बच्चों इसी संगठन की स्थापना हमारी हुई 2006 के अंदर, बाद में साउथ अफ्रीका को 2009 में इसके अंदर जोड़ा गया, तो इसे ही ब्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों हम इस टॉपिक को देखेंगे ध्यान से, जब मैं हर एक टॉपिक आपको डीपली करवाऊंगा वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ के साथ, कि ब्रिक्स क्या है, दुनिया में ब्रिक्स क्या काम कर रहा है, कैसे कि ताकतवर संगठन के रूप में उभर कर आ रहा है। तो बच्चों ये हम इस देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर एक रूस देश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हैं। आप जानते हो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ हमारे छोटे छोटे 15 देशों का एक ग्रुप था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ 1990-91 के अंदर टूटा, डिसॉल्व हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी जो देश बना, जो सोवियत संघ टूट के सारी सोवियत संघ की पावर जो एक देश के पास मेन आ गई, और वो देश बच्चों कौन सा था? रूस। और आप जानते हो अमेरिका को टक्कर देने वाला दुनिया में एक ताकतवर देश रूस रहा है और आज भी है। हाँ, चाइना भी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन रूस की भी दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान है। यहाँ पर अच्छे खासे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, खनिज लोह अयस्क यहाँ पर मिलते हैं, गैस यहाँ पर मिलती है, तकनीकी क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है रूस के पास। तो हम देखने वाले कि भाई रूस क्या है, उसके पास क्या पावर है, कौन कौन से यहाँ पर हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, और कैसे दुनिया के अंदर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो पहले भी एक शक्ति था अब और ज़्यादा उभर रहा है। तो बच्चों हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर जब हम डीपली इस टॉपिक को करेंगे। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है भारत, इंडिया। अब भाई जब दुनिया के और देश ताकतवर बन रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे? तो बच्चों भारत भी एक ऐसा देश है, आप जानते हो जनसंख्या तो हमारी है ही, चाइना को हम कुछ टाइम बाद पछाड़ देंगे जनसंख्या के अंदर, लेकिन बच्चों जनसंख्या के अलावा भी हमारी चाहे सैन्य क्षमता हो, चाहे तकनीकी मामले में हो, हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, और चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो। तो दुनिया की एक महाशक्ति बनने में, एक सुपर पावर बनने में जो क्षमताएं चाहिए होती हैं किसी देश को, वो सारी क्षमताएं हमारे अंदर भी हैं, भारत के पास, हमारे देश इंडिया के पास। वो जो उसी इंडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे 21वीं शताब्दी के अंदर कैसे एक दुनिया के अंदर ताकतवर देश बनता जा रहा है, कैसे हमारी जनसंख्या जो है वो दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर कैसे हम ताकतवर बनते जा रहे हैं। और उसके बाद दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रवासी, भारतीय प्रवासी, अमेरिका के अंदर भारत के लोग रह रहे हैं, कनाडा में भारत के लोग रह रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में हैं, चाहे तकनीकी मामले में हो, चाहे वो डॉक्टरी के मामले में हो, मेडिसिन के मामले में हो, तो कहीं ना कहीं हम आगे हैं। तो कैसे भारत दुनिया के अंदर एक ताकतवर देश बन सकता है, वो बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं, जो नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ है। उसके बाद बच्चों जो इसके बाद एक और टॉपिक ऐड हुआ है इसी के अंदर, वो एक और देश, नया देश है इजराइल। तो जो इजराइल के बारे में अगर आपने शायद सुना हो, तो दुनिया के अंदर एक यही यहूदी देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहूदी लोग रहते हैं। और बच्चों वर्तमान के अंदर इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सभी देशों की आंखें खोल के रख दी इजराइल ने। अगर आप मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप में इसको आप देखोगे, जब मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा इजराइल वाला, तो वर्ल्ड मैप के अंदर मैं अच्छे से आपको हर चीज़ करवाऊंगा मैप के साथ। तो उसके अंदर आप देखोगे है तो बहुत छोटा सा देश, लेकिन तकनीकी मामले में, प्रौद्योगिकी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे है ये देश।
और उसके बाद जो उसके गुप्तचर मामले हैं, जासूसी वाले मामले, कि भाई अगर कोई मेरा दुश्मन है तो उसका पता कैसे लगाना है, कौन मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है उसका पता कैसे लगाना है, तो उसके अंदर भी बच्चों बहुत आगे है। तो चाहे तकनीक का मामला हो, गुप्तचर मामले हो, कृषि का मामला हो, उसके अंदर बच्चों बहुत तरक्की कर रहा है। और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे। और ऐसा भी सुनने में बहुत बार आता है कि कभी कभार अमेरिका को जब अपने कुछ जासूसी काम करवाने हो, कुछ पता लगवाना हो, किसी को ख़त्म करवाना हो, तो वो इजराइल की हेल्प लेता है। तो जब अमेरिका जैसी ताकत भी इजराइल की हेल्प ले रही है, इजराइल देश की हेल्प ले रही है, तो बच्चों ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो ये जो ताकतवर देश दुनिया में बनता जा रहा है 21वीं शताब्दी के अंदर इजराइल, तो इसके बारे में बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाई इजराइल कैसे एक ताकतवर देश है और कैसे इजराइल दुनिया के अंदर आगे तरक्की कर रहा है। अब बच्चों उसके बाद आप जानते हो एक चैप्टर था बच्चों आपका 6 चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला। तो बच्चों उसी चैप्टर का नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र तथा उसके संगठन कर दिया है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सुना होगा। आप जानते हो कि 1939 से लेके 1945 तक, 1939 से लेके 45 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूएन भी कहते हैं, इस संगठन का निर्माण किया गया। अब बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं और दुनिया के मैक्सिमम देशों के लिए बच्चों ये काम करता है। मेन जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो बच्चों इसलिए की गई थी ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 तक, ऐसा वर्ल्ड वॉर आगे कभी भी दुनिया में ना हो पाए। तो मेन स्टार्टिंग में जो इसकी स्थापना की गई वो इसलिए की गई ताकि दुनिया में शांति बनी रहे और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है ऐसा वर्ल्ड वॉर आगे कभी भी ना हो। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में तो कामयाब रहा ही है। आप जानते हो 1945 के बाद अभी सन 2021 चल रहा है, अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन शांति की स्थापना के साथ साथ बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों का क्षेत्र हो, चाहे वो बच्चों के अधिकारों के अंदर हो, चाहे वो हमारा मजदूर जो लेबर क्लास है उनके लिए हो, चाहे वो भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो। तो हर क्षेत्र के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियां काम कर रही हैं और बहुत बच्चों अच्छे से काम कर रही हैं। स्वास्थ्य के अंदर आपने WHO का नाम सुना होगा। पर्यावरण के अंदर एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे बच्चों बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे एजेंसियां हैं छोटी छोटी संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो पूरी दुनिया पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो इसी संस्था को लेके, इसी संगठन को लेके कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो 5th चैप्टर जिसे अब नाम दे दिया गया, जो पहले 6th चैप्टर था। तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसे उप इकाई कहा गया है, यूनेस्को। वो यूनेस्को UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे जस्ट शब्द से थोड़ा बहुत क्लियर है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, और ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा को लेके, वैज्ञानिक खोजों को लेके, वैज्ञानिक चीज़ों को लेके और संस्कृति को लेके कि कैसे संस्कृति को बचाया जाए। जो मंदिर हैं, कुछ अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं दुनिया के देशों के अंदर, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनको कैसे पहचान दी जाए और कैसे शिक्षा का विकास दुनिया के अंदर किया जाए। तो इन चीज़ों को लेके ये संगठन पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। तो बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर इस संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई ये संगठन क्या है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके अंदर कौन कौन से सदस्य हैं। तो जब बच्चों मैं डीपली आपको टॉपिक करवाऊंगा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है, इसी के अंदर बच्चों एक और टॉपिक है जिसका नाम है यूनिसेफ, UNICEF। वैसे इसे बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन अगर एक वर्ड को एक्सप्लेन आप करना चाहते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो बच्चों थोड़ा
थोड़ा बहुत क्लियर भी हो रहा है कि चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बाल कोष, बच्चों को लेके, बच्चों, ये संगठन पूरी दुनिया में काम करता है कि भाई जो भी बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको अच्छी शिक्षा मिले। अगर किसी देश के अंदर कोई युद्ध हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है, वहाँ पर कुछ बच्चे परेशान हैं, तो उनके विकास के लिए बच्चों ये संगठन हमारा क्या करता है, काम करता है। और हाँ, शायद आपको याद होगा अभी जो आपका लास्ट ये प्री बोर्ड का एग्जाम गया है 12th का, इसके अंदर ये पैराग्राफ डायरेक्ट आया था आपका, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो इसलिए बच्चों हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर याद होगा, तो आप अगर याद कर पा रहे होगे, तो ये पैराग्राफ आया था आपके इस बार जो प्री बोर्ड एग्जाम गया है। तो बच्चों इस संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के बारे में, कि किस प्रकार से संगठन बच्चों के लिए काम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, बच्चों के उनके शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कैसे उनके विकास के लिए काम कर रहा है, कैसे उनकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए काम कर रहा है। तो बच्चों ये भी हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं, जो भी टॉपिक मैं आपको डीपली करवाऊंगा। हाँ बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड हुआ है, इसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंदर एक और इसकी एक एजेंसी है जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, और जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसा आप थोड़ा शब्द से पहचान पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम मतलब लेबर। तो जो भी लेबर क्लास हमारी है दुनिया के अंदर, मजदूर वर्ग, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो जो उन मजदूरों के अधिकारों के लिए ये संगठन बच्चों काम करता है, ये एजेंसी काम करती है पूरी दुनिया के अंदर, कि भाई जो भी मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, उनका शोषण ना हो। जो महिला वर्ग है जो मजदूर के रूप में काम करती है, उनका शोषण ना किया जाए। जैसे आपने कभी इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जब 1750 के आसपास, 1800 के आसपास हमारे ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, पूरे यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति फैली, जब पर बहुत सारी फैक्ट्रियों की, उद्योगों की स्थापना की गई, तो वहाँ पर जिस प्रकार से मजदूरों से काम करवाया जाता था, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे एक दिन के अंदर उनसे काम करवाया जाता था, और उनकी काम करवाने की कंडीशन बच्चों बहुत बुरी थी। ना तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, ना उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, एक तरह से उनका शोषण किया जाता था। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए, ताकि दुनिया के अंदर जो मजदूर वर्ग जो काम कर रहा है उनका शोषण ना हो, महिलाओं का शोषण ना हो, जो उसके लिए संगठन काम करता है। ये कुछ ऐसे नियम कानून बनाता है जो पूरी दुनिया पे लागू होते हैं कि भाई मजदूरों के लिए ये नियम कानून है, और कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं करेगी, वो उनके सही से सुरक्षा करेगी, इनकी जांच पड़ताल करेगी। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए काम करता है बच्चों। तो जब मैं डीपली आपको पढ़ाऊंगा, तो इस संगठन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मजदूर संगठन के, मजदूरों के लिए कैसे ये संगठन काम करता है। जब उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक आपका ऐड हुआ है, जिसे बोला गया है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बच्चों ये एक चैप्टर आपका है, आप जानते हैं शायद, ये मेरे हिसाब से 7वां चैप्टर था हमारा, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब बच्चों आपकी खुशी की बात ये है इसके अंदर कि इस बार ये चैप्टर आपका बोर्ड के अंदर नहीं आ रहा, जो इस बार बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको ये टॉपिक करना पड़ेगा, उनको ये चैप्टर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो इस बार वाले बच्चे हैं उनको ये चैप्टर नहीं करना। तो इसी चैप्टर के अंदर बच्चों एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, छोटा सा, आतंकवाद। तो ये ऐसा शब्द है शायद जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, आतंकवाद। आतंकवाद बच्चों एक वही ऐसी समस्या जो समाज के अंदर, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देती है, और अपने उद्देश्यों के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब कोई संगठन हिंसा का प्रयोग करता है, समाज के लोगों को डराता है, खून खराबा, कत्लेआम करता है और बम फोड़ता है, तो ऐसी जो घटना होती है उसे बच्चे आतंकवाद कहते हैं। तो ये आतंकवाद क्या है और किस प्रकार से इस आतंकवाद की गतिविधि ने दुनिया के हर एक देश को परेशान कर रखा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। तो ये आतंकवाद क्या है और कैसे आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर एक समस्या बन चुका है, वो बच्चे हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आतंकवाद के बारे में क्या कहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे विचारक हैं जो आतंकवाद को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक अच्छा आतंकवाद और एक बुरा आतंकवाद। तो ये मैं आपको डीपली बताऊंगा, जब ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि भाई ना तो कोई अच्छा आतंकवाद होता है, ना कोई बुरा आतंकवाद होता है। आतंकवाद आतंकवाद है जहाँ पर हिंसक घटनाएं होती हैं, नागरिकों को परेशान किया जाता है, उनका खून खराबा किया जाता है। तो ऐसे आतंकवाद को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। आतंकवाद हमेशा बुरा होता है और हमेशा आतंकवाद की कैटेगरी के अंदर रहेगा। तो मोदी जी ने क्या कहा आतंकवाद के बारे में, उनके क्या विचार है बच्चों, वो हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो टॉपिक थे आपके सारे के सारे,
जो अभी तक मैंने आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इन टॉपिक्स का, तो ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के अंदर ऐड हुए हैं। आप जानते हैं 2 किताबें हैं, तो फर्स्ट बुक के अंदर जो है, जो विश्व राजनीति वाली है किताब, उसके अंदर ये सारे टॉपिक ऐड हुए हैं जिसका इंट्रोडक्शन अब हमने किया। ओके बच्चों, इसके बाद जो हमारी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके अंदर बच्चों भी कुछ टॉपिक ऐड हुए, तो उसके बारे में बच्चों भी हम देख। और बच्चों अब बची सेकंड बुक, तो सेकंड बुक के अंदर जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली के अंदर, तो उसके अंदर मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा इंट्रोडक्शन का, क्योंकि अब बच्चे एक बारी में इतनी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा तो 40 मिनट की वीडियो शायद आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सेकंड बुक के अंदर जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के अंदर करवाए जाएंगे। लेकिन जब तक आप इस फर्स्ट पार्ट को देखिए अच्छे से, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर इस वीडियो से उनकी हेल्प हो सकती है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। और जो भी मेरे मुल्तान नगर के बच्चे हैं, प्रतिभा स्कूल के बच्चे हैं, और मेरा 10th तक का स्कूल, A6 12 तक का मेरा मुल्तान नगर स्कूल, और लाल काले स्कूल के बच्चे, और पंजाबी बाग के बच्चे, तो जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो सबको शेयर करो ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके और वो भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें कि हाँ भाई कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस बार फर्स्ट बुक के अंदर ऐड हुए हैं। सेकंड बुक की मैं वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।